हेलो एवरीवन, बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर। हम लोग पढ़ रहे थे राज्यों के सरकारों के रूप। तो हमारा जो टॉपिक है सरकारों के रूप में, इससे पहले वीडियो में हमने जाना एकात्मक व संघात्मक सरकार, और आज के वीडियो में हम जानेंगे संसदात्मक सरकार शासन और अध्यक्षीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो संबंध होते हैं, इनके संबंधों के आधार पर सरकार के स्वरूप को या शासन व्यवस्था के स्वरूप को दो भागों में बांटा गया है। जैसे एक शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व होती है और इन दोनों के बीच में शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है, तो उस शासन व्यवस्था को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके अपोजिट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जहां विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है। कहें साधारण भाषा में, इन दोनों के बीच में संबंध नहीं होता। कार्यपालिका के जो मंत्री होते हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। तो इस तरीके की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जैसे अमेरिका में, और संसदीय शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो बात करते हैं क्या है संसदीय शासन प्रणाली और क्या होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। पहले जानेंगे संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके कई और नाम हैं। इसे प्रधानमंत्रीय शासन व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। चूंकि इस शासन व्यवस्था में सरकार का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो जानते हैं, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य का प्रमुख व कार्यपालिका का प्रमुख अलग अलग व्यक्ति होते हैं। कहने का तात्पर्य, जिस तरीके से हम भारत में देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मंत्री होते हैं वो संसद के ही सदस्य होते हैं, और संसद क्या है, संसद विधायिका है, और मंत्रिमंडल क्या है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो भी कार्य करेगी उन कार्यों के लिए वो सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात इसको दूसरे अर्थ में अगर हम कहें कि कार्यपालिका के मंत्री अपने पद पर तब तक रह सकते हैं जब तक कि उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त हो, और राज्य का प्रमुख व कार्यपालिका का प्रमुख अलग अलग व्यक्ति। जैसे भारत में राष्ट्र का जो प्रमुख है वो कौन है, राष्ट्रपति है, और कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो कौन है, प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ दो प्रकार के प्रमुख होते हैं। एक होता है नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति, और एक होता है वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं। तो ये था संसदीय शासन प्रणाली के फीचर्स। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं। तो विशेषताएं, पहला नाम मात्र का राज्याध्यक्ष, कि जो राज्याध्यक्ष होगा, जो व्यक्ति राष्ट्र का प्रमुख होगा, वो सिर्फ नाम मात्र का होगा। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होगी, प्रधानमंत्री के हाथ में होगी। जैसे हमारे यहाँ जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन उन कार्य को मुख्य रूप से करवाने का दायित्व प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो कार्यपालिका में जो नेतृत्व करने वाला नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हमारा निम्न सदन है, और ये इस लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, और यही कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अर्थात वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, यही प्रमुख नेतृत्व मंत्रिमंडल का करता है। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है कि प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो पूर्ण रूप से विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की भावना रखते हैं। विधायिका जो भी मंत्री हैं वो संसद में उपस्थित होंगे, संसद के द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे और संसदीय कार्यवाही में पार्टिसिपेट करेंगे, चूंकि वो संसद के सदस्य हैं। और उनका ये कर्तव्य है
जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं उनसे वो संसद में अपना विश्वास बनाए रखे। अगर कोई भी मंत्री या मंत्रिमंडल अपने कार्यों से, अपने उत्तरों के द्वारा विधायिका को संतुष्ट नहीं कर पाता या विधायिका में अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो क्या होगा, तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपना त्यागपत्र देना होगा। तो ये होता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। चौथा है सबल व प्रभावपूर्ण विरोधी दल। तो संसदीयात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि एक दल सरकार बनाता है, कार्यपालिका बनाता है, सरकार बनाता है, सरकार का निर्माण करता है, और उसके अपोजिट जो दूसरा दल होता है वो विरोधी पक्ष का कार्य करता है अथवा सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों की आलोचनाएं करता है। तो इसमें एक प्रभावपूर्ण सबल विरोधी दल देखने को मिलता है। राजनीतिक समरूपता। कभी कभी क्या होता है कि संसद में कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं करता, तो ऐसे समय में क्या होता है कि जो कई सारे दल हैं वो आपस में गठजोड़ द्वारा गठबंधन की सरकार का निर्माण करते हैं। तो ये होती है राजनीतिक समरूपता की भावना यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन जब कोई भी दल विशेष बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता और गठजोड़ वाली सरकार का निर्माण होता है तो ऐसी सरकार अस्थिरता इसमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि इसके क्या गुण है और क्या दोष है। कोई भी शासन व्यवस्था है तो वो अपनी विशेषताओं के साथ साथ अपने कुछ गुण भी रखती है और कुछ कमियां भी उसमें होती हैं। तो आइए जानते हैं कि संसदीयात्मक शासन प्रणाली में क्या गुण है। पहला, विधायी व कार्यकारी विभागों में समन्वय। तो चूंकि हमारा जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही निकल के आती है, तो और उन्हें विश्वास प्राप्त होता है, तो इन दोनों के जो कार्य हैं उनमें एक समन्वय की भावना, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। कोई भी कार्यकारी जो हमारे नेता मंत्री होते हैं उनके द्वारा विधायिका और विधायिका के द्वारा इन दोनों के कार्य में सहयोग की भावना रहती है। कार्यपालिका स्वेच्छाचारी नहीं हो सकती, चूंकि हमारी संसदीयात्मक शासन प्रणाली का वो है कि विधायिका के प्रति उसे कार्यपालिका उत्तरदायी होगी। तो चूंकि वो उत्तरदायी है विधायिका के प्रति, वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे उसकी जवाबदेही ना बन सके, और तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी कार्यपालिका के ऊपर एक लगाम आ जाती है। मतलब वो अपनी स्वेच्छाचारिता पूर्ण व्यवहार नहीं कर सकती, वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे कि उसमें उसे अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हो या जनमत उसके विद्रोह में विरुद्ध खड़ा हो जाए। तो कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी होने से रोकती है ये शासन व्यवस्था। शासन का लचीला रूप। चूंकि सरकार को बहुमत प्राप्त होना चाहिए और अगर सरकार कोई भी कार्य ऐसे करेगी जिससे कि जनता सहमत ना हो तो क्या करेगा, उसके विरुद्ध संसद में, विधायिका में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और या मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। ऐसे तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी बहुमत में आने के बाद कि वो कोई भी ऐसा कार्य करे जिससे कि उसे अविश्वास का सामना या आलोचनाओं का सामना करना पड़े। इसलिए चूंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जल्दी ही सरकार गिर जाएगी और दोबारा चुनाव होंगे या मिलीजुली सरकार बनेगी। तो ये सरकार के लचीला रूप देखने को मिलता है। वैकल्पिक शासन गठित करने की संभावनाएं मौजूद रहती हैं। संसदीयात्मक शासन प्रणाली जो है उसमें क्या है कि एक दल, बहुमत दल का नेता सरकार बनाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि मंत्रियों को, मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़े, अविश्वास उनके प्रति संसद में आ जाए। तो ऐसे में क्या होगा, जो दूसरा दल होगा, जो विरोधी दल होगा, विपक्षी दल होगा, वो क्या करेगा, वो एक वैकल्पिक सरकार के रूप में सामने आएगा। हो सकता है कि वो दूसरे किसी दल के साथ मिलकर अपना बहुमत सिद्ध कर दे और अपनी सरकार बना ले। तो इस तरीके से जो विरोधी दल है वो एक वैकल्पिक सरकार के रूप में देखने को मिलता है। जनमत के प्रति संवेदनशील। चूंकि विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है, अगर वो कार्यपालिका या उसके मंत्रिमंडल कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या जनमत में उनके प्रति आक्रोश हो जाए तो क्या होगा, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारा बहुमत दल का नेता है या जो प्रधानमंत्री और उसकी कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल है,
वो सभी कार्य जो भी करते हैं वो जनमत के हिसाब से ही करते हैं। वो कभी भी जनमत के प्रति असंवेदनशील नहीं होंगे। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उन्हें उनके जनमत उनके खिलाफ हो जाए और उन्हें जल्दी ही पद से इस्तीफा देना पड़ जाए। तो इस तरीके से जो संसदात्मक शासन प्रणाली है वो जनमत के प्रति अधिक संवेदनशील दिखाई पड़ती है। तो ये थे इसके गुण। अब बात करते हैं इसके कमियां क्या हैं। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में कुछ कमियां भी हैं। क्या है? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि शक्ति पृथक्करण, चूंकि शक्तियों का बंटवारा नहीं है और शक्तियां मिली जुली है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक ही दल सरकार के अन्य दो अंगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। तो ये यहाँ इसकी बात कहकर इसकी कई आलोचनाएं भी होती हैं कि यहाँ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। विपक्ष उत्तरदायित्वहीन भूमिका निभाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें क्या होता है कि जो विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष का कार्य क्या होता है कि वो सरकार के गलत कार्यों की आलोचनाएं करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कई मामले ऐसे आते हैं कि विपक्ष अपना गलत प्रयोग करता है अपने उनका, और वो क्या करता है कि सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी आलोचनाएं करता है। इससे क्या होता है कि विपक्ष एक उत्तरदायित्वहीन भूमिका निभाता है, जिससे कि वो सरकार के हर कार्य की आलोचना करके उसे गिराने की कोशिश में लगा रहता है। नौसिखियों का शासन। संसदात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल या मंत्री जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के खास होते हैं, और उसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री अपने दल में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए दल के प्रमुख लोगों को प्रमुख पद दे देता है, जिससे कि उनमें विभागीय जो स्किल होती है, निपुणता होती है, वो किसी भी विभाग की नहीं होती है। इसलिए यहाँ ये कहकर नौसिखियों का शासन कहकर भी इस शासन व्यवस्था की आलोचनाएं करने की जाती है। राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा। कभी कभी क्या होता है कि अब जो सत्ता दल होता है वो अपने हित को देखते हुए अपने लाभों की पूर्ति के लिए राष्ट्र के हित के कई मामलों को अनदेखा कर देता है और उनकी उपेक्षा करता है। तो ये थे संसदीय शासन प्रणाली के गुण व दोष। अब बात करते हैं इसी के अपोजिट जब हम जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वो शासन प्रणाली है जहां कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है। कार्यपालिका विधायिका से अलग होती है और उनमें उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका जहां विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है वो हमारा शासन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहलाता है। कार्यपालिका संवैधानिक रूप से अपने व अपने मंत्रियों के कार्यकाल के संबंध में विधायिका से स्वतंत्र होती है। मीन्स अगर राष्ट्रपति नियुक्त होता है वो अपने हिसाब से योग्य मंत्री का निर्माण करता है और अपनी कार्यपालिका का निर्माण करता है, और यहाँ जो कार्यपालिका होगी वो विधायिका के सदस्य नहीं होंगे। तो इस तरीके से इनका उत्तरदायित्व की भावना नहीं रहती है और ये अलग होते हैं। ये राष्ट्रपति जब नियुक्त होता है तो ये 5 वर्ष के लिए ही नियुक्त होता है, और यहाँ क्या होता है कि जो हमारा संसदीयात्मक शासन प्रणाली थी वहाँ नाम मात्र का और राष्ट्र का वास्तविक अध्यक्ष अलग अलग था, लेकिन यहाँ क्या होगा, कार्यकारी अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होगा, सिर्फ राष्ट्रपति ही प्रमुख होगा जो कि सारे कार्यपालिका का कार्य करेगा, और वो निश्चित समय के लिए बनते हैं। सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया ऐसी है जिससे कि उसे समय से पूर्व हटाया जा सकता है, वो भी अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। राजनीतिक नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। कार्यपालिका जो भी कार्य करती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ क्या होगा, जब विधायिका अलग और कार्यपालिका अलग है उनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इस तरीके से जो शासन व्यवस्था होती है उसे अध्यक्षीय शासन या अध्यक्षात्मक शासन या राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता। तो वास्तविक सत्ता जो होगी वो राष्ट्रपति के में ही निहित होगी। राष्ट्रपति ही राष्ट्र का प्रमुख होगा और वही सारे काम वास्तविक रूप से करेगा। विधायिका कार्यपालिका से पृथक।
तो विधायिका अलग होगी, कार्यपालिका अलग होगी। इनकी अपनी अपनी शक्तियां होंगी, अपनी पावर होंगी और ये एक दूसरे के कार्य में दखलंदाजी नहीं करेगी। तीसरा है निरोध व संतुलन की व्यवस्था। निरोध व संतुलन क्या है? बैलेंस करने की व्यवस्था है। तो दोनों की शक्तियां अलग अलग है, लेकिन इनकी शक्तियों एक संतुलन की व्यवस्था यहाँ करने को मिलती है। क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्तियां की जाती हैं उनकी जांच पड़ताल सीनेट करता है और कांग्रेस द्वारा जो भी नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं, उन्हें न्यायपालिका देखती है। और न्यायपालिका अगर ये देखे कि वो संविधान के विरुद्ध है तो उनको वही रोक सकती है। तो ये है संतुलन की व्यवस्था। ऐसा कहकर भी कई लोग इसकी सराहना करते हैं कि शक्ति ही शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है। तो ये अमेरिकी शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। जैसे महाभियोग की प्रक्रिया, तो अगर राष्ट्रपति, अगर कार्यपालिका प्रमुख कोई भी कार्य संविधान के विरुद्ध करेगा तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा समय से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके कई गुण हैं। शासन में स्थायी, चूंकि किसी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है और जवाबदेही नहीं बनती है, तो जो भी शासन में स्थायित्व देखने को मिलता है। मतलब सरकार जितने भी समय के लिए बनेगी वो अपना पूरा शासन व्यवस्था अपने अनुसार करके ही अपने पद से हटेगी। उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता कि अविश्वास वाली बात आ जाए या मंत्रिमंडल पूरा गिर जाए समय से पहले, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रीय संकट के समय प्रभावपूर्ण शासन, तो राष्ट्रीय संकट की समय जब आता है तो उस समय इनके लिए कोई भी डिसीजन लेना बहुत इजी होता है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति सिर्फ कार्यपालिका के अकॉर्डिंग होती है, राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। तो किसी भी संकट से आसानी से बचने के लिए ये बहुत जल्दी नीतियों का निर्माण करते हैं। जैसा कि आर्थिक मंदी के समय जब राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे उस समय, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका की शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त, प्रशासनिक दृष्टि से ये बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है, क्योंकि इसमें कोई भी एक दूसरे के कार्य में दखलंदाजी नहीं लेता। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है और अपने कार्य के लिए अपनी जिम्मेदारी होती है। कार्यपालिका स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है। चूंकि कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा नहीं है तो वो अपने कार्य पर अच्छी प्रकार से करने पर ध्यान देती है, ना कि विधायिका का विश्वास प्राप्त करने पर, जैसा कि संसदीय व्यवस्था में देखने को मिलता है। आते हैं, बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के कुछ दोष। कार्यपालिका तानाशाही की ओर अग्रसर, तो जब कोई शक्तियों का पृथक्करण, राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख है और विधायिका के प्रति उसकी उत्तरदायित्व नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी स्वेच्छाचारी होने का आशंका बनी रहती है कि कहीं राष्ट्रपति तानाशाह ना बन बैठे। दूसरा है कठोर शासन व्यवस्था, तो जहां संसदीय शासन व्यवस्था लचीली थी, वहीं इस शासन व्यवस्था में कठोरता का नियम देखने को मिलता है। निजी लाभ के लिए धन का अपव्यय, तो इस शासन व्यवस्था में क्या होता है कि कभी कभी मंत्रीगण और कार्यपालिका अपने स्वयं के हित के लिए, अपने निजी लाभ के लिए धन के व्यय करती रहती है और अपनी धन का अपव्यय होता दिखाई पड़ता है। चौथा, कार्यपालिका के दायित्वहीन होकर कार्य कर सकती है, तो कार्यपालिका चूंकि उत्तरदायित्व नहीं है उसका किसी के प्रति, तो क्या होगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो अपने शक्तियों का गलत प्रयोग करने लगे। तो इसलिए ये कहकर भी इसकी आलोचना की जाती है कि यहाँ पर कार्यपालिका दायित्वहीन होकर कार्य कर सकती है। कार्यकारी व विधायी विभागों में टकराव, चूंकि कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों में पृथक्करण है, तो कभी क्या हो सकता है कि हो सकता है एक दल का नेता राष्ट्रपति बन जाए, दूसरा दल विधायी विभागों में आ जाए। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के हितों में से टकराव होगी और दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीयात्मक शासन प्रणाली सरकार के बहुत महत्वपूर्ण दो रूप देखने को मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।